नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और इन्वेस्टमेंट लॉजिक बाय रमन की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स के बारे में, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के बारे में और कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो स्टॉक के बाइंग और सपोर्ट के और डिमांड के जो लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो किन लेवल्स पर एवरेजिंग करने के लिए आप नज़र रख सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को चलाने वाली कंपनी है जिसके पास यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी है। यम ब्रांड्स जो है वो बेसिकली KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है और ये कंपनी जो है इसके करंटली पूरे इंडिया में तकरीबन 1200 से ऊपर स्टोर्स हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं कि वी नाउ ऑपरेट 1243 स्टोर्स अक्रॉस आवर पोर्टफोलियो एंड इन द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में इन्होंने जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो डबल कर दिए हैं। मतलब बहुत ही एग्रेसिवली ये कंपनी अपने स्टोर्स के नंबर को बढ़ा रही है और यही चीज़ आप इनके रिजल्ट्स में भी अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगी। जैसा आप देख सकते हैं कि साल 2016 से लेकर साल 2021 तक इस कंपनी की सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। जैसे 2016 में इनकी जो सेल्स थी वो तकरीबन 1000 करोड़ थी, साल 2019 में 1300 करोड़ और साल 2020 में 1500 करोड़। 2021 में कोविड के कारण थोड़ा एक्सेप्शन भी हम मान सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन 6 सालों में 5 या 6 सालों में कंपनी की सेल्स में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। लेकिन कंपनी ने जैसा कि पिछले 3 सालों में अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को डबल कर दिया है पिछले 3 साल में, और वही चीज़ की जो रिफ्लेक्शन है वो हम कंपनी की सेल्स में और प्रॉफिट्स में देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि साल 2020 में जो कंपनी की सेल्स थी 1500 करोड़ थी, मार्च 2021 में यानी साल 2021 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर कंपनी की सेल्स 1135 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर तकरीबन 3000 करोड़ हो गई है। और अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, बीच में 2018 में एक बार इसको प्रॉफिट भी हुआ था। उसके बाद साल 2021 तक ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। साल 2022 से ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और करंटली जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो पिछले साल की तुलना में तकरीबन 40 से 50%, माफ़ कीजिएगा, तकरीबन 60% ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो कंपनी है पहले लॉस मेकिंग थी और करंटली ये प्रॉफिट में आ चुकी है और ये अपने प्रॉफिट्स को और सेल्स को बढ़ा रही है। और अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो आज ही के दिन कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें कि जो कंपनी का जो सेल्स है वो 755 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरा है और पिछले साल के कंपैरिजन में उसमें काफ़ी अच्छा जंप है। जो कि पिछले साल मार्च में 591 करोड़ था, वो बढ़कर 755 करोड़ हो गया है। और अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो पिछले साल मार्च में 140 करोड़ था, उससे बढ़कर 151 करोड़ हो गया है और लास्ट क्वार्टर में यानी दिसंबर क्वार्टर में 174 करोड़ था, उसके कंपैरिजन में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें गिरावट है। उसका कारण ये है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जो कि पहले 22, 27, 25% के आसपास था, इस बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है वो 20% के आसपास रह गया है, जिस कारण से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया है। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि एक तो कंपनी की पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल्स भी कम हुई है और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उस प्रोपोर्शन में कम नहीं हुए हैं, वो थोड़े बढ़ गए हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है। तो जैसे कि यूजुअली सभी लोग नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैं एक बार नेट प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं।
देखिए ये जो कंपनी है इसका टैक्स का कुछ एडजस्टमेंट है, जिसके कारण जैसे आमतौर पे जो भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और फिर जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम होता है। लेकिन अगर हम इस कंपनी की स्पेसिफिकली डिटेल्स को देख रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लास्ट ईयर मार्च में था वो 42 करोड़ था, यानी कंपनी को 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 32 करोड़ कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था, 65 करोड़ डेप्रिसिएशन थी। डेप्रिसिएशन जो भी कंपनी के पास एसेट्स होते हैं जैसे फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, या फिर इनके जो रेस्टोरेंट में यूज़ होने वाली यूटेंसिल्स वगैरह है, क्रॉकरी है, वो समय के साथ जब पुरानी हो जाती है तो उसको उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस तरह से इनकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह डाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 42 करोड़ था, जो कि घटना चाहिए टैक्स के बाद, लेकिन इनका टैक्स लास्ट ईयर भी नेगेटिव में था और इस बार भी जो इनका टैक्स है वो नेगेटिव में है, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम आने की बजाय ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम इस कंपनी की एनुअल सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करता हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देख सकते हैं पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल डिजिट्स में था वो बढ़कर 3 डिजिट्स में हो गया। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में तकरीबन 3 गुना हो चुका है। यानी कि हम कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है उसको क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ तो है। और अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले काफ़ी समय से, जब से ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, तकरीबन अगस्त 2021 में ये कंपनी का आईपीओ आया था और उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तब से अब तक जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो 62% के आसपास ही है। और जो एफआईआई और डीआईआई है उन्होंने अपनी जो कंबाइंड होल्डिंग है, जो कि सितंबर 2021 में तकरीबन 12% थी, वहां से बढ़ाकर तकरीबन 19% कर दी है। और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 24% से घटकर 17% रह गई है। और अगर हम बात करें कंपनी के टेक्निकल शेयर प्राइस की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है, आज जो इस कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो मार्केट जब ओपन थी उसी समय आए थे, और रिजल्ट आने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बार गिरावट हुई थी, जो कि 181 रुपए से स्टॉक का प्राइस गिरकर 166 रुपीस पर चला गया था। वहां से स्टॉक के अंदर कुछ बाइंग हुई, जिसके कारण जो स्टॉक का प्राइस है दिन खत्म होने पर 174 रुपए पर आकर क्लोज हुआ है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को लिस्टिंग डे से देखें, यानी कि जब से कंपनी का स्टॉक मार्केट में आया है, पहले दिन इस कंपनी का जो स्टॉक है उसने हाई हिट किया था 141 रुपीस का अगस्त 2021 में। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे गया, 100 माफ कीजिएगा दोस्तों, तो स्टॉक का प्राइस गिरकर 116 रुपए के आसपास चला गया था, और वहां से स्टॉक के प्राइस में एक बार इसने 198 रुपीस तक की तेजी दिखाई। उसके बाद पिछले 2 साल से देखा जाए, 1.5-2 साल से स्टॉक का प्राइस तकरीबन इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और करंटली ये जो स्टॉक है 174 पर है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में आईपीओ के समय से होल्डिंग है, या फिर आपने बीच में इसमें कभी परचेजिंग की है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो देखिए, मैं पर्सनली जो स्टॉक है, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो, लेकिन मैं यूजुअली जो स्टॉक्स हैं उनको सपोर्ट के लेवल पर ही खरीदना पसंद करता हूं। तो आप इस स्टॉक को गिरावट होने पर, अगर ये गिरता हुआ दोबारा से 142 रुपए के आसपास आ जाता है, तब आप इसमें कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और अगर आगे जाकर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है या कुछ और ग्लोबल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट हो, तो आप इस लेवल के नीचे जो इसका अगला सपोर्ट का लेवल होगा वो तकरीबन 111 रुपए से लेकर 117 रुपए के बीच में होगा। तो आप इन 2 लेवल्स पर ही बाइंग करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रैंडमली बीच में कहीं पर भी बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि जब उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आए और वहां पर आप दोबारा बाइंग करें या फिर उस लेवल को स्किप करें, उससे बेहतर है कि आप हमेशा एक प्रॉपर सपोर्ट के लेवल पर ही स्टॉक में बाइंग करें। वैसे अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखें, देखिए होता क्या है कि ये स्टॉक 2 साल से एक ही प्राइस पर क्यों ट्रेड कर रहा है या एक ही रेंज में क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, आईपीओ जब इसका आया था, तब इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थी
और इनफैक्ट अगर हम बात करें अगस्त 2021 या फिर जो अगस्त से लेकर अक्टूबर या नवंबर 2021 का जो समय था, वो समय था जब स्टॉक मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई पर चल रही थी। और उस वक्त जो वैल्यूएशन थी सिर्फ स्टॉक्स की ही नहीं, पूरे इंडेक्स की वैल्यूएशन, निफ्टी की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन हुई, जिसके कारण कि जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी हद तक करेक्ट हो गई है। तो ये स्टॉक जो है करंटली 74 की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसमें गिरावट होती है तो आप इस लेवल पर यानी कि तकरीबन 135 रुपए से लेकर 143 रुपए के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। अगर इसका प्राइस गिरेगा तो नेचुरली इसको आपको और कम वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिल जाएगा, और अगर किसी कारण से फ्यूचर में ये स्टॉक और ज़्यादा गिर जाता है इसका प्राइस, तो आप 111 रुपए से 117 रुपए के बीच में परचेजिंग कर सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत एग्रेसिव है। कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा रही है, और कंपनी की जो सेल्स हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी आप बहुत अच्छा जंप देख सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो अपना सेल्स है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ा दिया है, और जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। और कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, कंपनी के पास भारत के अलावा नेपाल और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज की भी फ्रेंचाइजी है। यानी कि जो देवयानी इंटरनेशनल है, इसके नाम में जो इंटरनेशनल है वो इसीलिए है क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के भी कुछ स्टोर्स की इनके पास फ्रेंचाइजी है, पिज़्ज़ा हट और केएफसी की। तो करंटली इस कंपनी के पास 1243 स्टोर्स हैं, जो कि साल 2022 में 31 मार्च 2022 में 938 स्टोर थे। यानी कि इस साल इस कंपनी ने तकरीबन 305 नए स्टोर ऐड किए हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और जो स्टॉक का प्राइस है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जब भी आपको सपोर्ट पर मिले तो आप उसमें बाइंग करें, और बाइंग कर कर उसको लंबे समय के लिए होल्ड करें, तो भी आपको इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।